विशाल काफ़ी देर से उस मोबाइल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद भी फ़ोन 1% भी ठीक नहीं हुआ था। जैसे-जैसे वो उसको ठीक करने की कोशिश करता, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। जहाँ से विशाल ने मोबाइल रिपेयरिंग सीखा था, हार कर वो वहाँ पे जाता है, लेकिन वहाँ पर भी लाख कोशिश करने के बावजूद वो मोबाइल ठीक हो नहीं पाता, यानी कि वो मोबाइल अब डेड था। विशाल को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। शाम को उसकी दुकान में उसके दोस्त आते हैं और पूछते हैं मोबाइल के बारे में, लेकिन दीपक शायद जिनका मोबाइल था यानी कि उसके दोस्तों का, उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस दिखाई दे रहा था। वो बड़ी ही नाउम्मीदी से कहता है कि नहीं यार, ठीक नहीं हो पाया। उसके दोस्त कहते हैं चल कोई बात नहीं यार, अब जो गया सो गया, लेकिन विशाल कहता है कि नहीं, इसमें जो था मैंने उसको देखना था, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। उसका दोस्त पारस, जिसका ये मोबाइल था, वो कहता था कि भाई देख, हम तुझे साबित करने के लिए तो मोबाइल ठीक कराने के लिए आए नहीं थे। मोबाइल ख़राब हुआ, कैसे ख़राब हुआ ये पता नहीं, लेकिन अचानक से सब ख़राब हो गया, इसलिए हम तेरे पास आए थे और तुझे हमने सारी कहानी बताई थी। लेकिन विशाल कहता है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, वो चुड़ैल कैसे कैद हो सकती है कैमरे में। पारस कहता है कि भाई ये तो पारस कहता है कि भाई इस बात का जवाब तो ये मोबाइल ही दे सकता था, और अब ये तेरे सामने डेड पड़ा है। हमने तो तुझे ये मोबाइल सुपुर्द कर दिया था, अब तुझसे भी नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये विशाल ये ठान कर बैठा हुआ था कि हो ना हो, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं, क्या सच में उस चर्च के पास वो चुड़ैल रहती है? क्या ऐसा है? विशाल कहता है कि चलो एक काम करते हैं यार, हम चलते हैं ना रात को, देखते हैं। लेकिन जैसे ही विशाल ये बात करता है, पारस और उसके बाकी दो दोस्त वो तो थर थर कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो 2 रात पहले वो नज़र आई थी और जिस भयानक तरीके से वो नज़र आई थी, अभी तो उन्हें वही सीन नहीं बोला था और विशाल एक नया सीन क्रिएट करने की बात कर रहा था। तीनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भाई देख, बात ऐसी है, हमने कुछ साबित नहीं करना, नहीं थी कुछ चुड़ैल, कुछ नहीं था, हम नहीं जाते। लेकिन विशाल अब जिद कर रहा था कि भाई मैं कौन सा कह रहा हूँ, तुम तीनों जाओगे, मैं भी साथ में जाऊंगा। तो ये तीनों कहते हैं कि भाई तू कौन सा कोई पुरोहित है, पंडित है, जो जहाँ पर जाएगा वो चुड़ैल तुझसे भाग जाएगी। जो हशर हमारा होते होते बचा हो सकता है उस दिन, हो सकता है जब हम दोबारा से वहां पर जाएं तो वो हो जाए। बात तो विशाल के दोस्त ठीक कर रहे थे, समझदारी भरी कर रहे थे। जो नज़ारा वो देख चुके थे वो दोबारा देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब विशाल उनका जिगरी दोस्त है, ऐसा नहीं था कि हल्की फुल्की यारी दोस्ती थी। वो कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं सुनना, मैं ऐसा करता हूँ, चलो ऐसा काम करते हैं कि रात के समय में मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर अगर मुझे कुछ ठीक लगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुम चल पड़ना, तुम कुछ ही दूरी पर, 2-4 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर खड़े रहना। ये बात भी उन तीनों को ठीक लगती है कि ठीक है यार, अब इसकी जिद पुका देते हैं और जो ये कहता है थोड़ा बहुत मान लेते हैं। अब विशाल को इंतज़ार था रात होने का। रात होती है, ये चल पड़ता है उस चर्च की ओर। चर्च में ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ था, उस चर्च के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ पर अब कोई रहता नहीं था। और उस बस्ती में एक घर था और उस घर के पास एक कुआं था। उसका एक इतिहास था, जो फिलहाल के तौर पर विशाल को तो पता नहीं था, पता तो बाद में लगना था। लेकिन वो इतिहास था क्या? यहाँ पर एक लड़की रहती थी, वो, उसके माँ बाप, तीनों जाने। शायद लड़की को प्यार में धोखा मिला और वो कुएं में कूद कर उसने जान दे दी। शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा यहीं बस कर रह गई। फिर उस आत्मा ने किया तांडव उस सारी बस्ती में। धीरे धीरे करके वो छोटी सी बस्ती खाली होगी और आज वो एक उजाड़ सी बस्ती है। ऐसा ही कुछ सुनकर पारस और उसके 3 दोस्त केरला के उस चर्च में उस बस्ती के पास गए थे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या था? इससे पहले कि विशाल वहां पर जाए और वहां पर जाकर कुछ ऑब्जर्व करे, हमें यह जानना होगा कि हुआ क्या था पारस और उसके बाकी 2 दोस्तों के साथ।
पारस और उसके दो दोस्त, इनके दोनों का कॉलेज ख़त्म होता है और ये हुड़दंग वगैरह काफ़ी मचाते हैं। या यूँ कहें कि जो आप आमतौर पर बाइक्स पर आवारा लड़के देखते हैं, ये उन्हीं में से एक थे। लोगों को तंग करना, ऐसा ही कुछ इनका काम था। अब ये धीरे-धीरे कुछ ऐसी जगहों पर इन्होंने जाना शुरू कर दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, और ऐसी ही ये जगह थी, ये बस्ती, चर्च के साथ वाली बस्ती। इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक किसी लड़की की आत्मा घूमती है, आए गए लोगों को रात के समय में परेशान करती है, और ये चल पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जब ये उस चर्च के पास पहुँचते हैं, उस बस्ती के पास पहुँचते हैं, तो मौसम बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन देखते ही देखते मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, बिजली चमकनी शुरू हो जाती है। तब तक इनको उस समय हालात की गंभीरता का पता होता नहीं है। पारस अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो शूट करने लग पड़ता है। ये तीनों मस्ती कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे और कह रहे थे कि कहाँ है ये, कहाँ है वो लड़की की आत्मा, अरे हमें भी तो मिले, हम उससे दोस्ती करेंगे। अलग अलग तरीके से बदतमीजी की बात कर रहे थे। अब जब ये घुमा घुमा कर मोबाइल को शूट कर रहा था पारस, अचानक से वो मोबाइल चर्च की तरफ घुमाता है, चर्च के टॉप पर जो क्रॉस का निशान बना होता है उस तरफ। लेकिन जैसे ही मोबाइल उस तरफ घूमता है, बिजली चमकती है और उसे कोई खड़ा दिखाई देता है उस क्रॉस के बिल्कुल साथ में। बाल उसके हवा में बहुत बड़े दूर दूर तक लहरा रहे थे। पारस को यकीन नहीं होता, मूवी अभी तक शूट हो रही थी। फिर से जब बिजली चमकती है, अब ये तीनों दोस्त बड़े ही ध्यान से साफ तौर पर देख पा रहे थे कि चर्च के टॉप पर क्रॉस के सामने कोई खड़ी हुई है। यहाँ तक तो सब ठीक था। मोबाइल को जल्दी से बंद करता है पारस, लेकिन उनके देखते ही देखते वो जो भी थी, चर्च के उस टॉप से कूदती है नीचे की तरफ, और अब घुराने की आवाज़ उस दूरी से आ रही थी। अब हालात की गंभीरता का आभास होता है पारस और उसके दोस्तों को। ये जल्दी से बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं और बिना पीछे मुड़े हुए, बिना पीछे देखे हुए भागते हैं। जब ये घर आते हैं, मोबाइल अपना निकालते हैं, वीडियो को दोबारा से देखने लगते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। वीडियो भी स्टार्ट ही होती है कि मोबाइल ओवरहीट हो जाता है और मोबाइल बंद हो जाता है। उसके बाद ये अपना मोबाइल लेकर अपने जिगरी यार विशाल के पास आते हैं, उसको सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और मोबाइल देते हैं कि ठीक हो जाए। विशाल के अब दो मोटिव थे, मोबाइल तो ठीक करना ही था, लेकिन देखना था कि आखिर सच में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन विशाल विफल हो जाता है मोबाइल को ठीक करने में और डाटा को रिकवर करने में। इसलिए विशाल इस चीज़ की तसल्ली करना चाहता था कि क्या सच में है ऐसा कुछ। और अब विशाल होता है उस बस्ती के पास। विशाल उस चर्च के पास, उस बस्ती के पास घूमे जा रहा था। उसको कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा था, कुछ भी ऐसा जिससे कुछ अजीब लगे, जिससे कुछ अटपटा लगे। वो अपना फ़ोन निकालता है, तीनों को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ ठीक है। वो कुआँ भी देख लिया, वो घर भी देख लिया, चर्च का टॉप भी देख लिया, कहीं पर कुछ नहीं है, आ जाओ। ये जो दोस्त थे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर खड़े थे, वेट कर रहे थे उसका। ये बाइक स्टार्ट करते हैं और उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही विशाल फ़ोन रखता है, विशाल कुछ महसूस करना शुरू कर देता है। उसको कहीं से हल्के हल्के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है, कोई लड़की है जो हंस रही है। विशाल की रूह तक कांप जाती है, लेकिन विशाल को ये समझने में जरा भी टाइम नहीं लगा कि शायद वो आ गई है, जिसकी चाह विशाल को थी भी और नहीं भी। यानी कि वो चाहता था कि वो सारी जगह घूमे और वो इस जगह को बिल्कुल साफ डिक्लेयर कर दे कि कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि क्या सच में वो चुड़ैल यहाँ पर है। आज उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो रही थी। जरा भी वक्त ना गवाते हुए विशाल जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है फ़ोन करने के लिए कि भाई ना आना। लेकिन वो देखता है कि नेटवर्क ही नहीं है।
वो जो हंसने की आवाज़ काफ़ी मंद मंद आ रही थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा ही आ रही थी। विशाल देखता है चारों दिशाओं में, कहीं पर भी वो आवाज़ नहीं थी। फिर वो थी कहाँ पे? विशाल जरा पीछे जाता है, उस घर की तरफ देखता है जो कहा जाता था कि उसका घर है, जो तकरीबन तकरीबन खंडर बन चुका था। ऊपर की तरफ देखता है और उसे दिखाई देती है क्या कृति, लंबे से बाल, बेहद ही बिगड़ा हुआ चेहरा, चमकती आंखें। विशाल अब सन का सन रह चुका था और उसके पास कोई भी शब्द नहीं था बोलने के लिए। ना ही उसमें इतनी जान बची थी कि वो चीख भी मार सके। लेकिन एकाएक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है हॉर्न की। विशाल अपने दाएं तरफ देखता है तो उसे एक प्रकाश नजर आता है। वो वही दोस्त थे जो बाइक पर आ रहे थे। लेकिन ये क्या देखता है विशाल? दोबारा से जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके देखते ही देखते वो जो चुड़ैल थी इतनी स्पीड से उड़ते हुए उस बाइक के बिल्कुल सामने चले जाती है और बाइक स्लिप हो जाती है। विशाल जल्दी से अपनी बाइक पकड़ता है, उनके पास जाता है, उन तीनों को जल्दी से सहारा देता है। तीनों को चोट लगी थी लेकिन अभी ये वक्त ही ऐसा था नहीं कि अपनी चोट को देखा जा सके। वो जल्दी से कहता है कि भागो यहाँ से। वो चुड़ैल शायद अभी भी मेहरबान थी। वो शायद अभी भी मौका दे रही थी कि यहाँ से चले जाओ, इसलिए तो वो वहां से भाग खड़े होते हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जितना दूर हो सके वो उस चर्च और उस बस्ती से दूर हो जाना चाहते थे। और वो जब एक निश्चित दूरी तय कर लेते हैं, एक किसी कस्बे की तरफ पहुंचते हैं, तो अपनी बाइक खड़ी करते हैं और अपनी चोटों का मुआयना करते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी लेकिन थी। वहाँ पर पास में एक छोटा सा क्लिनिक होता है जो बंद किया जा रहा था। तकरीबन कुछ 10:30 बजे का समय था। ये जल्दी से जाकर गुजारिश करते हैं कि उनको फर्स्ट एड दी जाए। अब जो वो पर्सन थे फर्स्ट एड दे रहे थे वो पूछते हैं कि चोट कैसे लगी। ये डरते डरते वाक्य बताते हैं उस चर्च का। तो वो जो आदमी था वो कह रहा था कि यकीन कर लेना चाहिए, जो होता है सच होता है। जब इतने लोग बातें करें और एक बस्ती पूरी की पूरी उजड़ जाए, जो बात होती है उनको मान लेना चाहिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम 2 बार बच कर आ गए। अब दोबारा से उस तरफ अपना मुंह मत करना, नहीं तो वो छोड़ेगी नहीं। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फीडबैक कैसा था। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है। सबसे पहले तो मैं सैनी साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई बहुत देर हो गया आपका मैं किस्सा नरेट नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं फाइनली करने जा रहा हूँ। और किसी ना किसी वजह से ये छूट जाता है। उसका एक मेन कारण ये है कि आपने ये जो इंस्टा पर मुझे किस्सा भेजा था ये टाइप करके भेजा था। और जो 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 इनसे मेरी सीधी बात हो जाती है, जो मुझे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बारी है नंबर है पहले आ जाता है। तो सैनी साहब कहते हैं कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और कुछ ऐसी जगहों के उन्होंने नाम लिए हैं जिनके मुझे नाम इतने फेमिलियर नहीं है, यानी कि लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं उन जगहों के नाम को अवॉइड करूँगा। जिसका नाम मुझे याद रहेगा वो मैं ज़रूर बोल दूँगा। शायद ये नरियाना कुछ ऐसी जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि ये एक कस्बा टाइप है नारियाना। और अगर मैं नाम गलत रहना हूँ सैनी भाई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और इनको फ़ोन आता है इनके दोस्तों का। इनके दोस्त जो शायद पास के कस्बे में रहते हैं और इनका जो कस्बा है बीच रास्ते में पड़ता है। वो कहते हैं कि भाई हम मनाली का ट्रिप काट कर आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि तुझसे मिलते जाते हैं। ये भाई कहते हैं ठीक है, जब आप पहुंचने वाले होंगे मुझे बता दो कि मैं बस स्टैंड पर खड़ा हो जाऊंगा, वेट करूंगा आपका। बस स्टैंड हो सकता है कि एक मेन पॉइंट हो जहाँ पर आसानी से मिला जा सकता हो। ये तय समय के मुताबिक बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ये 4 जाने होते हैं, 3 दोस्त थे और चौथे ये। बातें होती हैं। फिर ये जो इनके 3 दोस्त थे इनका प्रोग्राम बनता है कि ये वाइन पियेंगे। सैनी साहब खुद तो वाइन पीते नहीं, शराब पीते नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई मर्जी है आप पी लो। उस कस्बे में जाते हैं वाइन शॉप पे। इनको अपने
पसंद की ब्रांड की वाइन मिलती नहीं शायद। तो इनके पास ही एक शहर पड़ता है दूदू। ये सोचते हैं कि हम गाड़ी पर तो हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ वो जो बड़ा शहर है वहाँ पर इनको शॉप पे वाइन मिल जाएगी इनकी ब्रांड की। तो ये अपनी गाड़ी का रुख उस तरफ कर लेते हैं जो कुछ ही दूरी पर होता है। अब ये पहुँचते हैं उस शॉप में, वाइन लेते हैं अपनी मनपसंद और पीना शुरू कर देते हैं। अब इनके तीनों दोस्त ड्रंक हो चुके थे। जैसे मैंने कहा कि सैनी साहब खुद पीते नहीं थे, तो गाड़ी ये चला रहे थे। जब ये वापसी कर रहे थे तो इनको ऐसा महसूस होता है, गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी बहुत तेज नहीं चला रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे, कि इनकी जो नॉन ड्राइविंग सीट है उसके पिछली तरफ शायद कोई इनका पीछा कर रहा है। शुरू में तो इनको लगता है कि हो सकता है कोई वहम हो इनका, लेकिन जब ये साइड मिरर से देखते हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ परछाई जैसा है, सफ़ेद कलर की परछाई। ये वहम था इनका या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये सोचते हैं कि गाड़ी रोकें, चेक करें। फिर दिमाग में आता है कि इनके 3 पियक्कड़ दोस्त साथ में ही हैं। जब कोई इंसान ज़्यादा ही शराबी हो जाए तो उसको अच्छे बुरे का पता लगता नहीं, तो कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए ये लोग लगा देते हैं मिरर्स को, विंडोज़ को, ताकि इनके दोस्त खोल ना सकें। और ये गाड़ी को तेज़ करना शुरू कर देते हैं। अब गाड़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन ये महसूस करते हैं कि जो ये चीज़ महसूस कर पा रहे थे कि जिसका पीछा, जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रही है, बिल्कुल नॉन ड्राइविंग सीट पर साथ साथ इनको भागती हुई नजर आ रही थी वो परछाई की शक्ल में। ये देख के डर जाते हैं, लेकिन तब तक जो इनका दोस्त नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसकी नज़र पड़ जाती है और वो ज़बरदस्ती चाइल्ड लॉक को ऑफ करा के उस विंडो को नीचे करता है। जैसे ही वो विंडो नीचे करता है वो परछाई गायब हो जाती है। क्या कहानी यहीं पे ख़त्म होगी? हो सकता है कि सैनी साहब के लिए जो दोस्त पीछे सीट पर बैठे थे उनके लिए वो ख़त्म हो गई हो, लेकिन जिसने ये गुस्ताखी की उसके लिए तो किस्सा शुरू हुआ था। अब सैनी साहब जब अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और ये तीनों दोस्त चले जाते हैं अपने घर, अपने कस्बे की तरफ। एक हफ्ते बाद पता लगता है कि जब ये घर पहुंचे, बाकी दो दोस्त तो ठीक थे, लेकिन जिसने खिड़की नीचे की थी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उसके बाद यूँ तबीयत ख़राब हुई कि उसको तो रस्सियों से बांधना पड़ा। बहुत बुरी हालत हो गई। उसके बाद फिर बांध बांध के तांत्रिकों के पास और बाद में मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया। पता लगा कि कोई बहुत ही बुरी आत्मा पीछे लग चुकी है और पोजेस कर लिया। बात तो जान पर बनाई थी। ये इतना डर चुके हैं कि इन्होंने बाद में फ़ोन तक नहीं किया। हाँ, दोस्तों से दूसरे बात होती रहती है, हाल चाल पता लगता रहता है, लेकिन उससे बात नहीं हुई क्योंकि अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। पहले से कुछ ठीक है लेकिन पूरी तरह नहीं। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और सीख देता है कि भाई, वैसे मैं शराब पीता तो नहीं, लेकिन ऐसे ही कई दोस्तों के बीच में रहा भी हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शराबी दो तरह के होते हैं। एक वो जो घर में बोतल लाते हैं, आराम से पीते हैं, किसी को परेशान नहीं करते और सो जाते हैं। एक वो जो बाहर हुड़दंग बजाते हैं, जैसे सैनी साहब के दोस्त। अगर पीना लाजमी है तो पहले बनिए, क्योंकि परेशान करोगे तो खुद भी होगे और कई लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब करोगे। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अक्सर आप में से कई लोग होते होंगे जो सफ़र करते होंगे, लंबा सफ़र। कई मेरे जैसे सोलो ड्राइवर भी होंगे, कई अपने परिवार के साथ भी जाते होंगे। जो खुद ड्राइव करते हैं वो भली-भांति समझ जाते होंगे कि कितना मुश्किल होता है लगातार लॉन्ग ड्राइव करना। ऐसे ही हुआ संजीव के साथ। लेकिन जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रात के समय में खासकर रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर करें जहाँ पर कुछ चहल पहल हो, लोग हों, मसलन कि टोल प्लाजा के पास, किसी ढाबे के पास, किसी ऐसे पेट्रोल पंप के पास जहाँ पर जो ओपन हो, ना कि क्लोज हो। लेकिन एक गलती संजीव ने की और हो सकता है कि ये गलती ना ही सिर्फ संजीव बल्कि उसके परिवार पर भी काफ़ी भारी पड़ती।
संजीव दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था, रात का समय था। एक पॉइंट पर आते-आते काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है और वो सोचते हैं कि कुछ जगह कोई मिलेगी ऐसी, तो हम वहाँ पर गाड़ी रोक कर कुछ पावर नैप ले लेंगे। ना ही सिर्फ़ वो नींद से उनका बुरा हाल था, बाकी सारे परिवार का भी था। परिवार इनका इसलिए सो नहीं रहा था साथ में कि अगर किसी की आँख लग गई तो फिर ड्राइवर पर भी इफ़ेक्ट आता है, जो कि एक फैक्ट है। इसलिए कई बार हम जल्दी में कुछ फ़ैसले गलत कर लेते हैं, जो संजीव ने किया। काफ़ी देर से संजीव देख रहे थे कि कुछ ऐसा आ नहीं रहा था, कोई ढाबा ऐसा या कुछ ऐसा टोल प्लाज़ा टाइप जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर सकें, लेकिन उनको नज़र आता है एक पेट्रोल पंप। वैसे तो वो पेट्रोल पंप देखने में बंद दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रात के समय में जो 10 बजे के बाद कई पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, उन्हीं में से होगा और स्टाफ वगैरह अंदर होगा। तो ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल थोड़ी-सी पीछे गाड़ी लगाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। संजीव को देखते ही देखते नींद आ जाती है, बाकी परिवार भी सो जाता है। लेकिन उनका 12 साल का बेटा रितेश, उसकी जाग खुलती है क्योंकि उसको बाथरूम आया था। अब किसी को उठाने वाला कोई सिस्टम था नहीं कि भई सबको उठाया जाए। वो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और सोचते हैं कि मैं उस पेट्रोल पंप में जाता हूँ, वहाँ पर वॉशरूम मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन जब वो पेट्रोल पंप में जाते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि यह पेट्रोल पंप बंद है। वैसे तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि पेट्रोल पंप बंद था, लेकिन नहीं, ये पेट्रोल पंप परमानेंटली क्लोज़ था। क्योंकि कोई भी मशीन, कोई भी इंसान, सब कुछ पुराना ही था, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वॉशरूम वगैरह के दरवाजे लॉक हुए थे। खैर ये बाहर ही बाथरूम करते हैं और अब वापस मुड़ते हैं गाड़ी की ओर। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी की ओर मुड़ते हैं, उनको अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है किसी के गुर्राने की। ये सोचते हैं कि कोई जानवर, कोई कुत्ता, कुछ ऐसा जानवर तो नहीं है। इनकी जान हल्क में आ जाती है कि भाई भागना पड़ेगा। लेकिन एक बार ही पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि सच में कुछ जानवर है या मेरा वहम है। ये दोबारा से पीछे की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं, कोई नज़र नहीं आता। अब ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे कि जितना रास्ता हो सके ऐसे काटा जाए कि किसी को कोई पता ही ना लगे। लेकिन अब ये कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक आवाज़ गुर्राने की आती है। ये देखते हैं दोबारा से पीछे, लेकिन इस बार ये देखते हैं जो, उसके बाद तो इनके पाँव खुद ब खुद स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि जानवर तो नहीं था, लेकिन ऐसी एक औरत थी जो जली हुई अवस्था में थी और वो जानवरों के जैसे बैठकर इनको घूर रही थी। चेहरा उसका पूरी तरह जला हुआ था, बाल थे ही नहीं, बिल्कुल सरगंजा। अब ये भागते हैं चीखें मारते हुए, जल्दी से गाड़ी खोलते हैं, जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, लॉक करते हैं। वो पीछे कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। अपने पिता को उठाते हैं और जल्दी से कहते हैं कि आप भगाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ अजीब देखा, बहुत अजीब। अब इनके पिता तो अभी पूरी तरह होश में थे नहीं। जब किसी सोए हुए आदमी को, गहरी नींद में सोए हुए आदमी को उठाया जाता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा हाल होता होगा। वो पूछते हैं हुआ क्या, लेकिन रितेश बताने की हालत में था नहीं। वो कहता बस जल्दी गाड़ी भगाओ पापा। इनके फादर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इनके अपने आसपास अब वही आवाज़ें आती हैं जो रितेश को पहले आ रही थी। रितेश कहता है कि बस जल्दी से गाड़ी भगाओ। लेकिन हैरानीजनक तौर पर इनके फादर एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। जैसे गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया हो अपनी मजबूत पकड़ से। कुछ नहीं सोचता, इनके पिता कहते हैं कि बस सब हनुमान जी का जाप करो। ये शांत होते हैं कुछ समय के लिए, सारे प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद असर दिखाई देने लग पड़ता है और ये दोबारा से एक्सेलरेटर चलाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अब ये बिना रुके गाड़ी भगाए जा रहे थे। तकरीबन कुछ 8-9 किलोमीटर आगे जाके एक ढाबा आता है। वहाँ पर ये रुकते हैं। बहुत ही बुरी हालत थी इन सबकी, खास तौर पर रितेश की, क्योंकि सबने महसूस किया था, लेकिन रितेश ने उस खौफनाक नज़ारे को देखा था। जब वो ढाबे में जाते हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी वगैरह मांगते हैं, उनकी हालत देखते हैं, तो कई बार ढाबे वाले शक करते हैं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह करके तो नहीं है।
वो ढाबे वाला जो है वो इनकी गाड़ी की तरफ देखता है, अच्छे से देखता है। संजीव समझ जाते हैं कि वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है। कहता है, नहीं नहीं भाई, कोई एक्सीडेंट करके नहीं, लेकिन हमारा हाल बहुत बुरा है। तो पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर रितेश सारा किस्सा बताता है। वो ढाबे वाला कहता है कि भाई आपको देख के रुकना चाहिए था, वो तो जो पेट्रोल पंप है आपको देखने में नहीं पता लग रहा था कि वो बंद है, आज से नहीं कई सालों से। तो पूछते हैं कि हमें इतना नहीं मालूम था, लेकिन हुआ क्या था। तो फिर वो ढाबे वाला बताता है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक परिवार पेट्रोल डीजल कुछ भी जो भी ऑयल फ्यूल भराने के लिए आया था, और रात का समय था काफ़ी। उसी दौरान यहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं, उनको गाड़ी में से निकालते हैं और मार काट कर देते हैं, लूट कर चले जाते हैं। वो तो भाग गए, लेकिन उसके बाद ये पेट्रोल पंप हो गया श्रापित। उन उस परिवार की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। दिन के समय में तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो किसी पेट्रोल भराने वाले का तो दूर दूर नामो निशान। वहाँ पर जो कर्मचारी होते थे वही नहीं रुक सकते थे। धीरे धीरे जो रात में ऐसी प्रेजेंस फील होती थी, दिन में लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया। कोई रुकता ही नहीं था, सबको देखने में ही मनहूस लगता था ये पेट्रोल पंप। और फिर आखिर में ये पेट्रोल पंप बंद हो गया। काफ़ी वर्ष हो चुके हैं ये पेट्रोल पंप तब से बंद पड़ा है। कुछ लोग पहले शुरू में रात को आसपास अगर रुकते थे तो उनको कुछ प्रेजेंस महसूस होती थी। तो ऐसी चीज़ों को हल्के में मत लिया कीजिए।